कक्षा 10वीं पहल एग्जाम विषय विज्ञान के कुछ आईएमपी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है, क्या होगा यदि बड़े इलाके से सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए। तो यहाँ पे हमें सटीक ऑप्शन लेना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है हमें। क्या कहा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दीजिए। ऐसी चिड़िया जो कीटों को खाती है, उन चिड़ियों को अगर समाप्त कर देते हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में लेना है आपको बी, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। क्यों, कीटों का अगर प्रकोप बढ़ेगा तो हमारी जो फसल है वो नुकसान होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बी को लेना है। इसके बाद दूसरा है, वृक्क की इकाई क्या है। तो वृक्क की इकाई में आपको लेना है नेफ्रॉन्स। क्या लेना है, नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क खाली स्थान होता है। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के लौह अयस्क पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो लोहे का अयस्क पाया जाता है उसके जो प्रकार है वो है हेमेटाइट प्रकार के हैं। हेमेटाइट प्रकार के यहाँ पे अयस्क पाया जाता है। सबसे अधिक विद्युत तीव्रता तत्व खाली स्थान है। तो सबसे अधिक विद्युत तीव्रता वाले तत्व जो है वो है फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन को आपको इसका आंसर लेना है। अपवर्तन के दूसरे नियम का खाली स्थान नियम से जाना जाता है। तो अपवर्तन के जो दूसरे नियम है उसको स्नेल के नियम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखिए। तो कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में हमें 3 अंतर लिखना है। तो इसमें देख लेते हैं। तो कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर निम्नलिखित है। पहला है, कृत्रिम चयन को पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कृत्रिम चयन का पहला है, यह मनुष्य द्वारा संपन्न किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक जो चयन है वो, ठीक है, प्राकृतिक चयन में देखते हैं, जो प्राकृतिक चयन है वो क्या है, इसे प्रकृति स्वयं संपन्न करती है। इसके बाद फिर कृत्रिम में आते हैं, दूसरे में, इसके द्वारा वांछित लक्षणों के जीव प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन प्रकृति में अगर जाते हैं तो क्या होता है, प्रकृति में जाते हैं तो इसके द्वारा वांछित लक्षणों के जीव उत्पन्न नहीं किए जा सकते। इसके बाद कृत्रिम में फिर आते हैं, इसकी गति तेज होती है। प्राकृतिक में आते हैं, इसकी गति धीमी होती है। और इसके लिए 2 उदाहरण यहाँ पे दिए हुए, मतलब एक एक उदाहरण दोनों में दिए हुए हैं। तो इन दोनों उदाहरणों को भी आपको लिखना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, 14 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए और 100 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो मैं इसके बनाने के तरीके आपको बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल। बस आपको इसे सीखना होगा और याद क्या करना है, इसके सूत्र को याद करना है। ठीक है, सूत्र बस याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। सॉल्यूशन एकदम मैथ से जैसा है, तो बहुत ही आसानी से ये आपसे बन जाएगा। क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, F-32 अपान 212 माइनस 32 बराबर C/100। ठीक है, ये सूत्र है। अब इसी सूत्र का एक नीचे में लिखा हुआ, ये भी उसका क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है, अगर आप ऊपर में लिखा है उसको नहीं लिखना चाहते हो, क्यों, क्योंकि देखो नीचे वाला मान क्या है, 212 में अगर 32 को घटाओ कितना आएगा, 180 आएगा ना। तो वही क्या है, इसका जो नीचे वाला रूप है वो उसी का ऊपर वाले रूप का एक ही अपरूप है, मतलब एक ही रूप है वो। उसको क्या कर दिए, हल करके हमने ये बना दिया। ठीक है, F-32/100 बराबर F-32/180 बराबर C/100 लिखा हुआ है। तो ये ऊपर वाला ही सूत्र है और ये उसका क्या है, जब उसे हम हल किए तो ये बना। ठीक है, तो ये उन दोनों में से आप ऊपर को अगर नहीं लिखते हैं तो नीचे वाला सूत्र को आप याद कर लो, इसी में आपको मान रखते जाना है और उसके बाद ये आसानी से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके मान को कैसे हम सेल्सियस में बदलें, किसी भी मान को, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 14 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो सी जो है सेल्सियस, मतलब वही का मान हमें निकालना है उसी का। तो क्या करेंगे, उसे अकेले कर देंगे। तो 100 को हम क्या कर दिए, इस पर तिरिया गुणा करके ऊपर ले जाते हैं। नीचे में था तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला गया। ऊपर गया तो देखो 100 कोष्ठक के अंदर F-32/180 बराबर C बचा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, F का मान, भाई F फ़ारेनहाइट है ना, तो फ़ारेनहाइट को हटाएंगे तभी तो हमारा सेल्सियस का मान निकलेगा। तो हम F का मान क्या रखें, तो F का मान यहाँ पे दिया है 14 अंश, फ़ारेनहाइट पे दिया हुआ है, मतलब 14 फ़ारेनहाइट लिखा हो तो उसी 14 को हम यहाँ पे रख देंगे। अगर यहाँ पे 15 दिया होता तो क्या रखते, F का मान 15 रखते, 20 दिया होता तो 20 रखते, 25 दिया होता तो 25 रखते, मतलब जितना दिया रहेगा उतना हमें रखना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F का मान 14 रखेंगे। अब 100 और 180 को भाग दे देते हैं। तो देख लो 100 और 180 को अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, 1 0 दोनों से कट गया, बचा कितना, 10 और 18 बचा। अब इसको भी कटाते हैं, तो 2 के पहाड़े में 5 बार में 10 कट गया और 2 के पहाड़े में 9 बार में, तो 5/9 आगे ये 5/9। और जो F का मान है उसको हमने कितना रखा था, 14, 14 माइनस 32। ठीक है, 14 माइनस 32, सिर्फ F के मानों को बस हमने रखा है। तो ये आगे 14 माइनस 32 बराबर C। तो 5/9 गुणित माइनस यहाँ पे घटाए तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 14 में
-32 घटाएंगे तो -18 आ जाएगा, बराबर सी। अब यहाँ पे देखो 9 एकम 9 दूनी कट गया 18, बचा कितना 5 गुणित 2 बचा, 5 गुणित -2 बचा, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया -10 सेल्सियस निकल गया। तो इस तरह से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदला जाता है। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, तो यहाँ पे 100 सेल्सियस दिया हुआ है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो ठीक है, फ़ारेनहाइट में तो देखो कैसे बदला जाता है, इसके लिए सूत्र क्या है, तो देखो सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा F-32/9 लिखा है, बराबर C/15। बस इसी सूत्र में हमें मान को रखते जाना है। क्या करना है हमें, यहाँ पे इस सूत्र को याद रखना है इसके लिए। ठीक है, इस सूत्र को जैसे ही याद रखोगे वहाँ पे हमें क्या करना है, इसके सी के मान को रख देंगे, उसके बाद आसानी से फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। तो देखो रखते हैं और निकालते भी हैं। तो देखो F-32/9 जैसा है वैसा रहने देते हैं। हमें क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, मतलब सी का मान इस बार हमें रखना है। क्यों, क्योंकि हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट का मान ही ज्ञात करना है हमें, तो सिर्फ हम सेल्सियस के मान को रखेंगे यहाँ पे। तो सेल्सियस का मान कितना है, 100 सेल्सियस है यहाँ पे, तो सी के जगह में कितना आ गया 100 आ गया। 5/100 देखो 100/5 जो लिखा है उसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 बीस हम कट गया तो 20 आ गया। बाकी देखो यहाँ पे F-32/9 जैसा है वैसा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 को हम इस पार ले जाएंगे तो नीचे से कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 20 गुणित 9 बन गया। यहाँ पे बचा क्या, F-32 बचा। अब 32 को भी उस पार पक्षांतर करें, पहले इसको गुणा कर लेते हैं 20 - 9 को, तो कितना हो जाएगा 180 F-32। अब 32 को भी उस पार पक्षांतर कर दें तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उस साइड जाके कितना आ गया, F का मान 212 आ गया। तो देखो F का मान कितना है 212। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो सेल्सियस है उसको हमने फ़ारेनहाइट में बदलना सीखा, और एक और था क्या सीखा हमने उसमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना सीखा। इसके लिए दो अलग अलग सूत्र उपयोग होंगे ना। फ़ारेनहाइट के लिए कौन सा सूत्र उपयोग होगा उसको मैंने बताया था, और सेल्सियस के लिए कौन सा सूत्र उपयोग होगा इसको भी मैंने बता दिया है। जितने भी मान हैं अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसी सूत्र में रखो और बना के देखो, सबका आंसर एकदम सही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम बताना है तो दो नियम, पहला क्या है देखो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे आई का मान है, कोण आई और कोण आर दोनों का मान बराबर दिखाया है। अब यहाँ पे चित्र में देखो तो आई आर कहाँ पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चित्र में आई आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये जो एक लंबवत है, ठीक है, एक रेखा है, ठीक है, दोनों रेखाएं क्या है, दोनों सेम है। मान लो 90 अंश का कोण है जिसे हमने थोड़ा सा तिरछा करके एक के साथ अटैच कर दिया है, तो 90 अंश के कोणों के बीच में अगर हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, जो अभिलंब आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक रेखा है, तो क्या होगा 90 अंश जो मान है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, कितने कितने में, 45 और 45, तो 45 और 45, तो आई का मान 45 तो आर का मान भी 45 आएगा। इस प्रकार से आप समझो। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, इसीलिए परावर्तन के नियम में, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन का सदैव बराबर होते हैं। इसके बाद दूसरा देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये भी एकदम सही है। आप चित्र देख सकते हो, आपतित किरण को देखो एक ही तल में, एक देखो एक क्या है, एक इस तरह से एक रेखा गया है, ठीक है, उस रेखा में देखो आपतित किरण गया है, परावर्तित किरण भी गया और अभिलंब भी, ये तीनों की तीनों क्या है, एक ही रेखा में है, इसलिए यहाँ पे कहा है तीनों एक ही तल में है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग, तो देखो यहाँ पे 3 उपयोग लिखा हुआ है, क्या क्या लिख सकते हो आप, जिप्सम बनाने में भी उपयोग होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी उपयोग होता है, ठीक है, मूर्ति और खिलौना बनाने में भी उपयोग होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के मुख्य क्या है, उपयोग है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। तो आक्सी श्वसन क्या होता है, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, तो देख सकते हैं। चलो पहला देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। और अनाक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, देख उपस्थिति में होता है ऑक्सी, और अनाक्सी क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण अनाक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक, समझ में आ गई है। इसके बाद दूसरा देखो, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनता है। ये याद रखना, ये प्रश्न में अक्सर आता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब कौन सा गैस बनता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है, मतलब जल भी बनता है। इसके बाद यहाँ पे इसमें ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है। ठीक है, किसमें, अनाक्सी में, याद रखना, ये 1 नंबर के प्रश्न में आता है, साथ ही साथ खाली स्थान में भी आता है और सही जोड़ी मिलाओं में भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब जिसका मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यह क्रिया
माइक्रोकांडिया तथा कोशिका द्रव दोनों में संपन्न होता है, लेकिन अनाक्सी जो है वो क्या है, इसमें संपूर्ण प्रक्रम केवल कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है। फिर यहाँ पे देखो आक्सी में देखते हैं, इसमें 38 ATP अणु बनते हैं, लेकिन अनाक्सी में 2 ATP अणु का निर्माण होता है। पांचवा है, इसमें क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और समीकरण देखो कौन सा है, ये ग्लूकोज वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रदर्शित कर रहा है। और इसके बाद देखो इस क्रिया को निम्नलिखित समी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो दोनों में अलग अलग समीकरण हैं, तो ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है।